Hello students, I hope you have got sufficient time to understand that particular numerical having three methods. आप समझते हैं उन तीनों मेथड में क्या गलती है. It is very important to identify the error. It is very important to identify what is the right concept. तो ये कॉन्सेप्ट और मिसकॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए और आपको वो कॉन्सेप्चुअल डेप्थ को अचीव करने के लिए. सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन कि उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में हमने एरर क्या किया. सबसे पहले तो एक चीज मैं हिंट में देता हूं. आई हैव डिस्कस थ्री मेथड्स ऑफ विच टू मेथड्स आर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, वन इज मोल. तो ये सबको पता चल गया होगा कि मोल में कोई गलती नहीं है. करेक्ट. तो मोल वाला मेथड एकदम करेक्ट था. नाउ फर्स्ट टू मेथड व्हाट इज द इनकरेक्ट एंड वहां पे मैंने कहां गलतियां की. लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. सो let's see, this is the first numerical which I have explained you by law of equivalent. तो जनरली आप ये पढ़ते हो कि a plus b give rise to 4c. let's say this is the. तो आपने ये पढ़ा है कि सबके इक्विवेलेंट बराबर होते हैं. बिल्कुल सही है. बट दिस इज नॉट वैलिड फॉर एवरीवेयर. तो हमेशा याद रखना इन ऑल द रिएक्शन विच आर डिसप्रपोर्शनेट. डिसप्रपोर्शनेट का मतलब है कभी भी एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे वही लॉस करे, ऐसे किसी मेथड में लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वैलिड नहीं है. तो अगर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वैलिड नहीं है, सो दिस इज अ डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन बिकॉज आयोडीन गेन एज वेल एज आयोडीन लूज. So if iodine gain electron and iodine lose electron, that means the law of equivalent is not valid in this particular reaction. तो यहां से लेकर के यहां तक अगर वैलिड ही नहीं है तो ये पूरा मेथड ही इनकरेक्ट है, डिस्पाइट कि यहां पे आंसर मैच कर रहा है मोल से. तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, बट ये कॉन्सेप्चुअली एरर है. तो किसी भी डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन में लॉ ऑफ इक्विवेलेंट यूज नहीं करना है. तो इस मेथड में सबसे बड़ी क्या गलती है, बेसिक सा एरर कि बिफोर यूजिंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कहां पे हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंट को यूज नहीं कर सकते. तो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन में लॉ ऑफ इक्विवेलेंट को यूज नहीं कर सकते. रिएक्शन जब शिफ्ट होती है a प्लस बी गिव राइज टू सी, सी प्लस डी गिव राइज टू ई, तो a के इक्विवेलेंट b के इक्वल है, b के इक्विवेलेंट c के इक्विवेलेंट है, उस c के इक्विवेलेंट सेकंड वाले रिएक्शन के c के इक्विवेलेंट के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. अगर एन फैक्टर बराबर है तो इक्विवेलेंट बराबर होंगे. अगर एन फैक्टर डिफरेंट है तो मोल में कन्वर्ट करके आपको कन्वर्ट करके फिर आगे बढ़ना होगा. So these are the two modification in law of equivalent. Based on this modification in law of equivalent, this method is incorrect. Now moving forward to the second method, जिसमें main conceptual error आपको दिखाई देगा. और वो conceptual error क्या है? अब अगर law of equivalent valid नहीं है तो ये वाला method तो यूज होना चाहिए. क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने modification in law of equivalent यूज किया. करेक्ट. तो modification में तो कोई गलती नहीं है. Equivalent of iodine equal to equivalent of KiO3 plus equivalent of Ki. बिल्कुल सही है. अब इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन को मैंने लिख दिया इक्विवेलेंट ऑफ KiO3 दैट इज 25, इक्विवेलेंट ऑफ Ki दैट इज 25 इक्वल टू 50. फिर मैंने एन फैक्टर निकाल दिया 30. क्या गलती की मैंने? ये एरर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोग इसको बता पाते हैं. जरा सोच के देखना क्या एरर है. ऐसे अगर हम देखें तो कोई एरर नहीं दिखता. मैंने लॉ ऑफ इक्विवेलेंट के मॉडिफिकेशन पार्ट को यूज किया, सब कुछ सही किया, फिर भी आंसर 30 आया है. यानी गलत तो किया है कहीं. क्या गलत किया है? मैं एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करता हूं. लेट्स से आप पोटाशियम परमैग्नेट बनाते हो, राइट? एंड देयर आर टू मेथड्स बाय व्हिच पोटाशियम परमैग्नेट इज प्रोड्यूस्ड. द फर्स्ट मेथड इज यू आर गोइंग टू प्रिपेयर पोटाशियम परमैग्नेट फ्रॉम Mn+2. आप किससे बना रहे हो? Mn+2 से. क्या बना रहे हो? KMnO4. सिमिलरली यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग KMnO4 फ्रॉम Mn+3. इससे भी आप KMnO4 बना रहे हो. अब आप एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो. लेट्स से Mn2+ के इक्विवेलेंट है 10, Mn+3 के इक्विवेलेंट है 10. सो Mn+2 के इक्विवेलेंट कितने हैं? 10. Mn+3 के इक्विवेलेंट कितने हैं? 10. तो इन दोनों के इक्विवेलेंट अगर 10 है और मैंने आपको पूछा टोटल इक्विवेलेंट ऑफ पोटाशियम परमैग्नेट कितने हैं, तो अगर आप ऐसा कहते हो कि अगर इसके इक्विवेलेंट 10 है तो पोटाशियम परमैग्नेट विल बी 10, सो इसके भी 10, इसके अगर 10 है इसके भी 10, तो टोटल इक्विवेलेंट कितने हो गए? 20. सो टोटल इक्विवेलेंट ऑफ पोटाशियम परमैग्नेट इज 20. दिस इज कंप्लीटली इनकरेक्ट. क्यों? क्या गलती की मैंने? एक गलती की और वो गलती जरा ध्यान से सुनना. देखो इसके इक्विवेलेंट 10 है तो इसके इक्विवेलेंट 10 बिल्कुल ठीक है. इसके इक्विवेलेंट 10 है, इसके भी इक्विवेलेंट 10, ये भी बिल्कुल ठीक है. टोटल इक्विवेलेंट 20 में एरर है. क्या एरर है? जरा इसको समझो. द एन फैक्टर ऑफ दिस पोटाशियम परमैग्नेट इज 5, whereas the n factor of this potassium permanganate is 4, plus 7 से plus 3, plus 7 से plus 2, 5, 4. तो you cannot add two equivalents having different n factor. बात समझ में आई? दोनों के अलग अलग n फैक्टर हैं तो आप उसको ऐड नहीं कर सकते. अब सवाल है अगर ऐड नहीं कर सकते तो करेंगे कैसे? तो सिंपल सी बात है, आप इक्विवेलेंट को मोल में कन्वर्ट करो, मोल को अगेन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करो हैविंग सेम एन फैक्टर. एग्जांपल देता हूं मैं आपको. देखो इसके इक्विवेलेंट कितने हैं? 10. इसका एन फैक्टर कितना है? 5. तो सबसे पहले इसके मोल निकाल लो. तो इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इज मोल, तो मोल हो गए 2. अगर इसका एन फैक्टर 4 होता तो इसके इक्विवेलेंट हो जाते 8. नाउ पोटाशियम परमैग्नेट इन द फर्स्ट रिएक्शन हैविंग equivalent 8 with respect to n factor 4.
पोटाशियम परमैंगनेट इन द सेकंड रिएक्शन इक्वल टू 10 हैविंग एन फैक्टर 4। अब दोनों इक्वल हैं तो टोटल इक्विवेलेंट कितने हो गए? 18 विल बी द करेक्ट आंसर। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल किया, सिंपल सा लॉजिक। आपके पास 2 इक्विवेलेंट्स हैं, उनको आप तभी ऐड कर सकते हो जब उनके एन फैक्टर सेम हैं। अब आप इस क्वेश्चन के एरर को देखो। अब देखो कैसे एरर होते हैं, और ये एरर शायद एग्जाम में हमेशा हर बच्चे करेंगे, क्योंकि आप इतने माइन्यूटली कभी इक्विवेलेंट्स को या स्टोइचियोमेट्री को देखते ही नहीं हो। अब मैं एक एक पार्ट करके एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट पार्ट, इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KiO3 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Ki बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहता है कि अगर आपका आयोडीन 2 अलग अलग सोर्सेज से बन रहा है तो उन दोनों के इक्विवेलेंट की इक्वल होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KiO3 दैट इज 25, इक्विवेलेंट ऑफ Ki दैट इज 25। इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ध्यान से सुनना। देखो ये जो KiO3 है, इससे जो आयोडीन बन रही होगी उसका एन फैक्टर होगा 10, लेकिन जो Ki से आयोडीन बन रही होगी उसका एन फैक्टर होगा 2। कैलकुलेट करके देख लो आप। KiO3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इज +5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इज 0, +5 to 0, 5 इलेक्ट्रॉन गेन। सो आयोडीन के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 आयोडीन ट्रांसफर 5 इलेक्ट्रॉन, 2 आयोडीन विल ट्रांसफर 10 इलेक्ट्रॉन, सो एन फैक्टर इज 10। इन द सेकंड केस 0 to -1, it gain 1 electron for 1 iodine, for 2 iodine it gain 2 electrons, so n factor is 2. So we are going to add iodine having 2 different n factor। जो आयोडीन KiO3 से मिल रहा है उसका n फैक्टर तो 10 है, और जो आयोडीन Ki से मिल रहा है उसका n फैक्टर तो 2 है। दोनों के अलग अलग n फैक्टर, और मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो ये कॉन्सेप्चुअल एरर है जो आप देख ही नहीं सकते थे। अब इसको कैसे करेंगे? जो अभी मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल दिया, ठीक वैसे यूज करता हूं। देखो कैसे। लेट्स से कि इसका इक्विवेलेंट 25 है, डिवाइड बाई 10 कर दो तो ये मोल हो गए, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, ये इक्विवेलेंट हो गया। नाउ अगर मैं डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 करता हूं, करेक्ट, तो ये आयोडीन आएगा विद रिस्पेक्ट टू एन फैक्टर 2। सॉल्व करते हैं तो ये 10 है, ये 25 है, करेक्ट, तो ये 55 हो गए। तो क्या ये कहना सही होगा कि नाउ द इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन, द इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन बिकम 30। सिमिलरली द एन फैक्टर नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, कितना एन फैक्टर में कन्वर्ट किया 2 में, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 30। नाउ द मोल्स आर 15। ये देखो ये करेक्ट आंसर, देखो ये इनकरेक्ट आंसर। क्या इनकरेक्ट किया? डिफरेंट एन फैक्टर को ऐड किया। सिंपल सी बात थी, लेकिन शायद ही कोई देख पाए। करेक्ट। सो दिस इज द मेन एग्जांपल जहां पे हम डिस्प्रपोर्शनेट को ऐड करना सीखते हैं। थर्ड वाला मेथड को जरा देखते हैं, जो मैंने आपको कहा, ये 15 आंसर याद रखना। थर्ड मेथड में जो कि मैंने आपको कहा बिल्कुल सही है, और वो है मोल। देखो 15 मोल। तो देखो ये कितनी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें कितने एरर्स होते हैं। और याद रखना जेईई एडवांस में एक एरर का मतलब आप सिर्फ -1 पे नहीं लैंड करते, अपने कॉम्पिटिटर से 5 मार्क्स का डिफरेंस में आ जाते हो। तो एक एक एरर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्रू दिस सीरीज आप अपने एरर को कम करो और समझो कि उन कॉन्सेप्ट जो आपने सीखे हैं उसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू।